हेलो एवरीवन। आज हम अपना लेक्चर 5 कर रहे हैं जो है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। मैंने इससे पहले आपको 4 टॉपिक्स करवा दिए हैं, जैसे स्टोन एज हमने कर लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कर लिया, ऋग्वेदा, लेटर वेदा, ये चारों टॉपिक्स जो हैं ये हमने अब कर लिए हैं कंप्लीट। इसके हमने MCQs भी कर लिए हैं, वो मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है सुमेरास क्लासेस फॉर JKSSB। इसके हमने MCQs भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे। जैनिज़्म मैंने इसलिए नहीं करवाया आपको साथ में, ताकि आपको जो बुद्धिज़्म है वो अच्छे से समझ आए, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो बिल्कुल एक वास्ट टॉपिक है, एक लेंदी सा टॉपिक है। इसीलिए मैंने सोचा पहले आपको बुद्धिज़्म करवा देते हैं, फिर उसके बाद जैनिज़्म कराते हैं, क्योंकि ऐसे फिर मिक्सचर हो जाता है, फिर आपको भी समझ नहीं आता। इसीलिए पहले हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे, देन हम जैनिज़्म पढ़ेंगे, महाजनापदास, फॉरेन ट्रेडर, उसके बाद देन मॉडर्न पीरियड के बाद जैसे ही हमारी ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं 5 to 8, देन हम इसके भी MCQs करेंगे मेरे चैनल पे। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये जो हमने थोड़ा ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो रह गए थे लेटर वैदिक पीरियड के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जैसे 16 संस्कारास हैं, हिंदू मैरिज जो टाइप्स थी उस टाइम पे कैसी थी, ब्रह्मा विवाह था, देव्या विवाह था, अर्षा, प्रजापति, गंधारा विवाह, ये सब आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, डेट इज़ बुद्धिज़्म। इसको हम एंड में करेंगे क्योंकि ये सबका मिक्सचर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से। रिलीजियस मूवमेंट्स आई थी 600 BC से 400 BC तक। 600 to 400 BC तक बहुत सारी रिलीजियस मूवमेंट्स आई थी। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म उन्हीं में से एक थी, ठीक है। वो पोस्ट वैदिक यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो पीरियड आया उसे बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। उस पीरियड को बोला जाता है जिसमें बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जो था वो इवॉल्व हुआ था ज़्यादा। एज ऑफ बुद्धा भी बोला जाता है क्योंकि 6th and 4th सेंचुरी तक रही थी, ठीक है। इसको पोस्ट पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है या एज ऑफ बुद्धा भी बोला जाता है। ये आई कैसी थी, कॉज क्या था इसका, कि वैदिक फिलॉसफी था जो वो अपना ओरिजिनल जो प्योरिटी था उसे खोते जा रहा था। जो वैदिक रिलीजन था वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था क्योंकि वो ज़्यादा सुपरस्टिशियस होता जा रहा था। तो एक और रीज़न है इसका कि जो सुपरमेसी और ब्राह्मणास थी वो पूरी सोसाइटी में बढ़ती जा रही थी। तो ये भी एक रीज़न है कि रिलीजियस मूवमेंट्स आने लग गई। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिस वजह से जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म है ये इवॉल्व हुए थे। अब हम पढ़ते हैं, जो बुद्धिज़्म है वो 4th लार्जेस्ट रिलीजन है जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। इसके फाउंडर कौन है, गौतम बुद्धा, जिनका ओरिजिनल नेम सिद्धार्था है। गौतम बुद्धा उनका नाम तब पड़ा था जब उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल किया था, उसके बाद उनका नाम गौतम बुद्धा पड़ा था। ये प्रिंस थे शाक्या क्षत्रिय फैमिली के, जो कि लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। बॉर्न कब हुए थे, 567 BC में, वेशका पूर्णिमा के दिन। इनके जो फादर थे वो किंग थे कपिलवस्तु के। इनकी जो मदर थी महामाया, वो प्रिंसेस थी कहाँ की, कोशाला डायनेस्टी की। इनकी स्टेप मदर यानी कि इनकी आंट जो इनकी मदर की सिस्टर थी, इनकी मदर की जल्दी ही डेथ हो गई थी, उस वजह से इनके फादर ने जो सेकेंड वाइफ लाई थी वो कौन थी, इनकी मदर की सिस्टर जो इनकी स्टेप मदर थी, उनका नाम क्या था, महाप्रजापतु गौतमी। गौतम बुद्धा की जल्दी शादी हो गई थी, बट वो इंटरेस्टेड नहीं थे शादी में, तो इसीलिए वो घर से जल्दी चले गए, घर छोड़ के चले गए थे। और वो घर छोड़ के क्यों गए थे, क्योंकि उन्होंने जो लोगों की हालत देखी थी दुनिया में, उसका सल्यूशन फाइंड करने के लिए वो घर से चले गए थे। वाइफ यशोधरा कहाँ की प्रिंसेस थी, शाक्या डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। सन कौन थे इनके, राहुल। 29 एज में इन्होंने घर छोड़ दिया था और 7 साल के बाद इनको क्या हासिल हुआ था, एनलाइटमेंट हासिल हुआ था 35 एज में। 7 साल तक ये इधर से उधर जाते गए। 35 एज में इनको एनलाइटमेंट हासिल हुआ, कहाँ पे, बोध गया पीपल ट्री में, जहाँ पे इन्होंने एनलाइटमेंट हासिल किया। बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। तो बोध गया कहाँ पे है, बिहार में। तो ये इनकी शादी की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। ये गौतम बुद्ध है और ये यशोधरा इनकी वाइफ। तो इनकी शादी हो गई थी बट ये इंटरेस्टेड ही नहीं थे शादी में। सेकंड हम पढ़ते हैं फोर साइट ऑफ जिसने जो गौतम बुद्धा की लाइफ है उसे चेंज किया।
किसने चेंज किया था? जब वो घर से बाहर गए थे तो उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़ा आदमी देखा, एक डिजीज़ पर्सन देखा, एक डेड बॉडी देखी और एक साधु देखा। तो इन सब को देख के उन्होंने बोला कि इंसान की लाइफ क्या है, कि इंसान बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, फिर मर जाता है। इससे तो बेटर है इंसान साधु बन जाए। साधु बनने से क्या होता है कि जो इंसान की सोल होती है वो बहुत ज़्यादा प्योर हो जाती है एंड उनको एनलाइटमेंट हासिल हो जाता है। तो उनका जो 4 साइड्स से बुद्धास के वो कौन थे? एक बूढ़ा आदमी देखा था उन्होंने, डिजीज़ पर्सन देखा था, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा है, फिर एक डेड बॉडी देखी थी, एक सिख देखा था, सिख आदमी, फिर उसके बाद एक उन्होंने साधु देखा था। तो इससे इनकी जो लाइफ थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। महाविश्वकर्मा 29 ईयर्स में ये घर छोड़ के चले गए थे। इस पीरियड को बोला जाता है महाविश्वकर्माना 29 एज में घर से छोड़ के चले गए थे। इनके फर्स्ट टीचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, अलारा कालमा जो थे वो इनके फर्स्ट टीचर थे। ये है इनके फर्स्ट टीचर की पिक्चर भी। जो इनके फर्स्ट टीचर थे उनका नाम क्या था? अलारा कालमा। नेक्स्ट जो थे उनके कौन थे? उदारका रामपुत्रा। इनके नेक्स्ट टीचर जो थे वो थे उदारका रामपुत्रा। तो हमने क्या सीखा बुद्धिज़्म से? कि ये 4th लार्जेस्ट रिलीजन है। तो गौतम बुद्धा जो थे उनका रियल नाम सिद्धार्था था। शाक्य क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। लुम्बिनी में पैदा हुए, 567 में पैदा हुए थे वैशाखा पूर्णिमा के दिन। देन इनकी जल्दी शादी हो जाती है, बट ये इंटरेस्टेड नहीं होते शादी में, तो ये घर छोड़ के चले जाते हैं। 35 ईयर्स एज में इनको एनलाइटमेंट हासिल होता है। 29 एज में ये घर छोड़ के चले जाते हैं। 4 टर्निंग पॉइंट्स कौन से थे? ओल्ड मैन, डिजीज पर्सन, डेड बॉडी एंड एस्थेटिक। निर्वाणा 35 एज में इन्होंने निर्वाणा किया अंडर द पीपल ट्री बोध गया में ऑन द बैंक ऑफ निरंजन रिवर। फाल्गु भी बोला जाता है इसको। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि कौन से रिवर के पास और पीपल ट्री और कौन सी एज में, 35 ईयर्स की एज में, ठीक है। और पीपल ट्री बोध गया में, बिहार में, और रिवर कौन सा था? निरंजना रिवर जो था उसके पास इन्होंने क्या किया था? एनलाइटमेंट को हासिल किया था। देन आ जाता है इसके बाद अटेन निर्वाणा। 49 डेज कंटिन्यूसली इन्होंने मेडिटेट किया, फुल एनलाइटमेंट हासिल किया, और इसके बाद इनको क्या बोला गया? बुद्धा या तागता बोला गया। बुद्धा या तागता बोला गया। तो यहाँ पे इन्होंने एनलाइटमेंट हासिल किया था। 49 डेज कंटिन्यूसली मेडिटेशन किया था इन्होंने। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो गौतम बुद्धा है उन्होंने कंटिन्यूसली कितने डेज मेडिटेट किया था? तो उन्होंने 49 डेज मेडिटेट किया था। फिर उसके बाद जैसे उन्हें निर्वाणा मिला, एनलाइटमेंट मिला, उसके बाद उन्हें बुद्धा या तागता बोला गया था। तो ये हैं बुद्धा जी जिनको एनलाइटमेंट हासिल हुआ था अंडर द बोध पीपल ट्री बोध गया। और ये रिवर का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिवर था। देन है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन जो था इसमें इन्होंने इस टाइम पे इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट सरमन जो था, फर्स्ट जो स्पीच बोलेंगे इसको, सारनाथ में दी थी। डियर पार्क जो है सारनाथ, वहाँ पे ये टर्निंग व्हील ऑफ द लॉ भी बोला जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि उन्होंने जो अपनी फर्स्ट जो स्पीच दी थी, फर्स्ट सरमन किया था, कहाँ पे किया था? सारनाथ, जो कि डियर पार्क है। इसको टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ भी बोला जाता है। तो इन्होंने इस पार्क में की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिक्चर है इनके, जो ये बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है डियर है, तो यहाँ पे ये अपना फर्स्ट सरमन दे रहे हैं। कहाँ पे? सारनाथ में। टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ भी बोलते हैं इसको। महापरिनिर्वाणा यानी कि डेथ कब हुई थी इनकी? 487 BC में हुई थी। 80 ईयर्स के थे। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर यूपी में इनकी डेथ हुई थी। फाइनल ब्लोइंग आउट एज कॉल्ड एज महापरिनिर्वाणा यानी कि जो इनका डेथ जो थी उसे महापरिनिर्वाणा बोला जाता है। 487 BC में हुई थी जब ये 80 ईयर्स के थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बुद्धा के, जैसे कथा का इनके हॉर्स का नाम था चना, चैरियट जो था इनका उसको बोला जाता है। कथा का कौन था? जो इनके हॉर्स था। चना कौन थे? जो इनके चैरियट था।
गौतमा इनके क्लान का नाम था, सिद्धार्था इनका चाइल्डहुड नेम था, शाक्यमुनि यानी कि दूसरा नाम है किसका, बुद्धा का। तो आपको निर्वाणा यानी कि उसका मतलब क्या होता है, डेथ। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि इन्होंने फर्स्ट सरमन जो था अपना कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, और उसको जो इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था उसे टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ भी बोला जाता है। कांथका जो था इसके हॉर्स का नाम था, चना जो था चैरियोटर का नाम था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सिंबल्स जो थे, इनकी लाइफ से कौन कौन से सिंबल्स जो थे वो रिलेट करते थे। जैसे फर्स्ट है जन्मा। जन्मा जो है यानी कि बर्थ, बर्थ जन्मा रिलेटेड टू लोटस एंड बुल। लोटस एंड बुल यानी कि बुद्धा का जन्म। महाभीष्कर्मा हॉर्स, महाभीष्कर्मा जो है वो हॉर्स से रिलेट है। निर्वाणा बोध ट्री, निर्वाणा जहाँ पे इन्होंने एनलाइटमेंट हासिल किया, तो क्या बोला जाता है वो कहाँ पे किया था, बोध ट्री में। धर्म चक्र प्रवर्तन, मैंने अभी आपको बताया इसको लॉ ऑफ द व्हील भी बोला जाता है, तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, व्हील है। महापरिनिर्वाणा यानी कि स्तूपा, तो ये है स्तूपास। ठीक है, तो आपको ये जो इवेंट्स हैं या सिंबल्स जो हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बहुत सारे एमसीक्यू, जैसे मैं आपके लिए जैसे ही हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे तो मैं आपके लिए जो इसके रिलेटेड एमसीक्यू लेके आऊँगी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो बुद्धिज़्म जो टॉपिक है उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए मैंने पिक्चर्स भी लगाई हैं ताकि आपको जो देख के जो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होता है वो हमें पढ़ के याद नहीं होता है। इसीलिए मैंने पिक्चर्स भी साथ साथ में लगाई है ताकि आप इन पिक्चर्स को देखें कि किस तरह से चीज़ें होती थी। महापरिनिर्वाणा जो डेथ वाला था, या धर्म चक्र प्रवर्तन जो था वो इस तरीके से होता था जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये जो पेपल ट्री में बोध गया में जो ये बैठे हुए थे, तो आपको ये पिक्चर्स से ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, इसलिए मैंने पिक्चर्स को भी लगाया हुआ है। तो ये सिंबल्स हैं बुद्धा के, आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो निर्वाणा है वो कौन से बुद्धिस्ट इवेंट से रिलेट करता है, उसका सिंबल क्या है। या धर्म चक्र प्रवर्तन जो है, परिवर्तना जो है उसका सिंबल क्या है, या जन्मा का जो है उसका सिंबल क्या है। तो आपको इसके सिंबल्स जो हैं वो याद होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्ट्राइन क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म को चतवर्री आर्या सत्यानी भी बोला जाता है, यानी कि 4 नोबल ट्रूथ। 4 नोबल ट्रूथ क्या थे, दुख, लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, जिसको सब्बा दुखम भी बोला जाता है कि जो लाइफ है वो दुख से भरी हुई है। सब्बा दुखम भी किसको बोला जाता है कि जो लाइफ है वो दुख से भरी है। दुखम समुदाय, किस जो दुखम समुदाय यानी कि जो दुख है हमें उसका कॉज क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, कि जो हमें दुख है उसके पीछे कारण क्या है। द्वादेश निदान या प्रति या समूपदा, इसको ये भी बोला जाता है। दुखम निरोध, सॉरो कैन बी स्टॉप, निर्वाणा यानी कि निर्वाणा करने से हमारा जो सॉरो है वो ख़त्म हो जाएगा, सॉरो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पहला क्या था कि लाइफ जो है वो दुख से भरी हुई है। अब सेकंड है सुखम, दुखम समुदाय, जो कॉज क्या है सॉरो का, दुखम निरोधा, कि सॉरो जो है वो स्टॉप हो सकता है जब हम निर्वाणा करें। दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा, यानी कि जो सॉरो को रिलेटेड यानी कि सॉरो को ख़त्म करने के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है वो क्या है, अष्टतागिता मार्ग, यानी कि 8 फोल्ड को तुम फॉलो करो तो तुम्हारा जो दुख है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहला क्या था कि लाइफ जो है दुख से भरी हुई है। कॉज क्या है सॉरो का, सॉरो को हम रोक सकते हैं बाय निर्वाणा। और सॉरो को जो रास्ता हमें दुख से ख़त्म होने के लिए सुख तक ले जाता है उसमें कितने फोल्ड हैं, उसमें 8 फोल्ड है, जिसको हम अष्टांगिका मार्ग भी बोलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। 4 नोबल ट्रूथ क्या है, दुख, दुखम समुदाय, दुख निरोध, दुखा निरोध गामिनी प्रतिपादा। तो ये 4 हैं जो नोबल ट्रूथ हैं किसके, बुद्धिज़्म के। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म को क्या बोला जाता है, चतवारी आर्या सत्यानी। देन है प्रतापति समुत्पादा, जो कि इसको बोला जाता है हेतु दवा, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एंड केशाभगा वे थ्योरी ऑफ मोमेंटरीज और इम्परमेंट्स, यानी कि फर्स्ट जो है प्रतापति समुत्पादा, इसका मतलब है कि जो दुख है
उसका कॉज क्या है, जो हमको दुख मिल रहे हैं उसका कॉज क्या है और उसका हमारी लाइफ पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसका मतलब है प्रतीत्या समुत्पादा। इसका मतलब है थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि जो दुख है वो हमारी लाइफ में उसका कॉज क्या है और वो हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब है प्रतिपादा प्रतीत्या समुत्पादा। अब है शंग भंगा, जो है उसका मतलब है थ्योरी ऑफ मोमेंटरीज एंड इम्परमेंट्स या इम्परमेंट्स। इसका मतलब है कि जो दुख है वो परमानेंट नहीं है, वो क्या है, टेम्परेरी है। दुख के बाद सुख भी आएगा। तो थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट दैट इज रिलेट, जो है कि सैडनेस जो है या दुख जो है उसका कॉज क्या है, वो कैसे आया हमारी लाइफ में एंड उसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। सेकंड थ्योरी है जो मोमेंटरीज या इम्परमेंट्स, यानी कि जो दुख है उसका जो परमानेंस नहीं है उसकी, वो टेम्परेरी है, दुख के बाद सुख भी आएगा। देन डिज़ायर, रूट ऑफ द कॉज, डिज़ायर, रूट ऑफ द कॉज कैसे ख़त्म होगा, डिज़ायर हमारी जो चाहते हैं उससे ख़त्म होगा, कि हम चाहते हैं कि हम दुख रहे, क्या हम चाहते हैं कि हम खुशी रहे, यानी कि वो हमारे अंदर ही है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी डिज़ायर क्या है। जो कॉज है वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। पहले जो था थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि दुख जो है वो कैसे आया, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। सेकंड, दुख जो है वो परमानेंट नहीं है। थर्ड जो है रूट क्या है उसके कॉज का, कि हमारी डिज़ायर, हम चाहते हैं हम दुखी रहें, क्या हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें। अल्टीमेट एम ऑफ जो लाइफ है टू अटेन निर्वाणा, अल्टीमेट एम हमारा क्या होना चाहिए, हमें निर्वाणा चाहिए, यानी कि एक पीस चाहिए, पीस फिल चाहिए, खुशी चाहिए, ठीक है, जो हमारी लाइफ साइकिल टू चलेगी फ्रॉम डेथ टू बर्थ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ओके, तो होप आपको ये चारों जो डॉक्ट्रिन्स है समझ आ गए होंगे। मैं आपको एक बारी फिर से रिपीट करा देती हूँ कि पहले था दुख, लाइफ जो है दुख से भरी हुई है। दुखम समुदाया, काज क्या है सौरों का, हम दुखी क्यों हैं। दुखम निरोध, सौरों को रोका जा सकता है बाय निर्वाणा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा, यानी कि जो दुख है उसे रोका जाता है, जो हम 8 फोल्ड है उसको फॉलो करें तो हमारा जो दुख है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिसको बोला जाता है प्रतिपया समुत्पादा, यानी कि जो दुख है उसका कॉज क्या है एंड उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारी लाइफ पे। शंगा भंगा, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीज या इम्परमेंट्स, यानी कि जो दुख है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। डिज़ायर, रूट ऑफ द कॉज, यानी कि जो कॉज है दुख का उसका जो डिज़ायर है वो हमारे अंदर ही है, हम क्या सोचते हैं, हम दुखी रहना चाहते हैं या हम सुख रहना चाहते हैं। अल्टीमेट एम क्या है, निर्वाणा को हमें अटेन करना है ताकि हमें इंटरनली हमें क्या हो, पीस और खुशी मिले फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ओके, तो ये जो है आप इस पेज को और अच्छे से खुद भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नोबल ट्रुथ के बारे में बुद्धिज़्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे आ जाता है हमारे, जो मैंने आपको 8 फोल्ड पढ़ा है, बताए थे कि 8 फोल्ड को हम अगर हम फॉलो करें तो हम खुश रह सकते हैं। तो वो क्या थे, अष्टांगिका मार्ग, यानी कि राइट ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी या राइट मेडिटेशन। इन सब को फॉलो करने के बाद हम खुश रह सकते हैं। मध्य मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, द मिडल पाथ। मैन शुड अवॉइड एक्सट्रीमी, दैट इज ए लाइफ ऑफ कंफर्ट, लग्जरी एंड ए लाइफ ऑफ। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि हम सौरों को एक सड़क से और भी हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है मध्य मार्ग। मध्य मार्ग का मतलब होता है बीच का जो मार्ग होता है, बीच का जो सफ़र होता है, उससे ना इस साइड जाना, ना हमें ज़्यादा अमीर रहना है और ना हमें ज़्यादा गरीब रहना है, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें बीच का रास्ता अपनाना है, ना ज़्यादा अमीर रहेंगे ना गरीब रहेंगे, बीच में रहेंगे तो खुश भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना अमीर होंगे उतनी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, जितना गरीब होंगे उतना ज़्यादा और दुखी रहेंगे, क्योंकि हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको ज़रूरत उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। सेम इसमें भी बुद्धिज़्म बोलता है कि आपको एक मिडिल पाथ को चुनना है, जैसे कि हमें जो लग्जरीज़ या लाइफ कंफर्टेट है उसको हमें थोड़ा सा क्या करना है, उसे हमें
हटाना है, अवॉइड करना है, और हमें एक बीच का मार्ग चुनना है, यानी कि हमें कौन सी लाइफ चुननी है, साधु की लाइफ चुननी है। तो साधु की लाइफ, यहाँ एसेटिज्म हम अगर चुनेंगे तो हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, और हमें दुख का जो चीज़ें हैं उन्हें हमें भूलना पड़ेगा। बिलीफ इन अहिंसा, अहिंसा में हमें बिलीफ रखना है, यानी कि हमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। लॉ ऑफ कर्मा, मैन रीप्स द फ्रूट ऑफ हिज पास्ट डीड्स, इंसान को उसके कर्म का फल मिलता है, जैसा वो करता है वैसा वो पाता है। अगर वो किसी के साथ बुरा करेगा उसको साथ भी बुरा होगा, अगर वो किसी के साथ अच्छा करेगा तो उसके साथ भी अच्छा होगा। सो मैन जो है उसको लॉ ऑफ कर्मा जो है उसको मिलता है, क्यों? क्योंकि जो उसने बोया है वैसा ही वो पाता है। तो ये था हमारा अष्टांगिका मार्ग, जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड था। बुद्धिज़्म ने मध्य मार्ग यानी कि मिडिल पाथ की बात की है। लग्जरीज लाइफ को आप छोड़ दो, आप एनलाइटमेंट हासिल करो। आप जितना एनलाइटमेंट करोगे, मेडिटेशन करोगे, आप उतना ज़्यादा खुश रहोगे। अहिंसा में बिलीव करो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा है, मैन जो करता है उसका फल पाता है। 3 जीवल्स ऑफ बुद्धिज़्म, इसको त्रिरत्ना भी बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मैंने देखा था कल ही एक पेपर पे, उस पे ये तीनों जो थे ऐसे पूछा गया था कि 3 जीवल्स ऑफ बुद्धिज़्म क्या थे, फिर ऑप्शंस करके पूछे गए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए, बुद्धिज़्म यानी कि बुद्धा, एनलाइटमेंट, धर्म और संघ, ये तीनों जो हैं ये क्या है, त्रिरत्ना है, यानी कि 3 जीवल्स है बुद्धिज़्म के। अब हमारा है बुद्धिस्ट काउंसिल। हम अब बुद्धिस्ट काउंसिल, उसके जो वेन्यू, चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का ईयर 483, वेन्यू कहा राजगृह, जो चेयरमैन थे और अजात शत्रु जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, हारायंका डायनेस्टी पैटर्न थे इसके। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली, ईयर भी याद रखना है आपको, क्योंकि ईयर भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इसमें है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कश्मीर में हुई थी, कुंडलवना कनिष्का कुषाण डायनेस्टी के द्वारा। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, चेयरमैन कौन थे, सबाकम्मी कलोशोका शिशुंगा डायनेस्टी से। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोकमा, बिहार, पाटलिपुत्रा में हुई थी, अशोक मौर्यन डायनेस्टी। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी इंपॉर्टेंट है। इवन ये चारों इंपॉर्टेंट है। सो ये था बुद्धिस्ट काउंसिल, ये सारे हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो त्रिरत्ना भी याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो भूलिएगा मत। अब आ जाते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स, विनाया पिताका, जिसमें रूल्स ऑफ डिसिप्लिन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिखे गए हैं। सुत्ता पिताका में कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन्स के बारे में लिखा गया है। अभिधम्मा पिताका, एक्सप्लेनेशन दिया गया अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में। एंड देन है महावंसा, दीपवंसा और बहुत सारी अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट श्रीलंका। जताकास जो हैं वो डिफरेंट, जो जताकास हैं वो बुद्धिस्ट बर्थ के बारे में अलग अलग चीज़ें बताती हैं। इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, उनकी प्लेस एंड उनके फाउंडर। नालंदा के प्लेस बिहार, कुमारगुप्ता कौन सी गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। उदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरी, जगालधा एंड वल्लभी, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके फाउंडर और इनका प्लेस। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है मैंने आपको कि जो बुद्धिज़्म जो थे उनके जो 2 तरीके से ये डिवाइड हो गए थे, यानी कि जो 2 मतलब एक हिनायना, 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए थे ये। एक था हिनायना और एक थे महायाना, 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए थे, जो था हिनायना एंड एक थे महायाना। महायाना जो थे वो आइडल वर्शिप में बिलीव करने लग गए, जो हिनायना थे वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। इनकी जो लैंग्वेज थी, इन्होंने भी अपनी जो लैंग्वेज थी उसकी प्रेफरेंस जो थी वो चेंज कर ली। जैसे जो हिनायना थी वो पाली लैंग्वेज में बिलीव करते थे, वो पाली लैंग्वेज बोलते थे, और जो महायाना थे वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे।
जो हिनायना थे वो जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं बुद्धा की उसमें बिलीव करते थे, बट जो महायाना है वो उसमें नहीं बिलीव करते थे। सेल्फ डिसिप्लिन मेडिटेशन में बिलीव करते थे, बट महायाना इसमें बिलीव नहीं करते थे। इसका मैं आपको एक पेज दे दूंगी, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हिनायना एंड महायाना क्या था, तो आपको उससे क्लैरिटी हो जाएगी। तो बुद्धिज़्म जो था हमारे लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट था। मैंने आपको इसमें सब कुछ करवा दिया, अगर कुछ रह भी गया होगा तो मैं आपको कल के टॉपिक में करवा दूंगी। सो अभी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसके रिलेटेड अगर आपको MCQs कहीं भी मिलते हैं आप इसको सॉल्व करिए अच्छे से, और ये इन पिक्चर्स को देख के अच्छे से पढ़िएगा इनको, क्योंकि इन्हीं पिक्चर्स से रिलेटेड ही आपको सारा समझ आएगा अच्छे से। सो आज हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया है, बुद्धिज़्म कंप्लीट हो गया है। तो ये लास्ट था बुद्धिज़्म का, बॉर्न कब हुआ था, लुम्बिनी डेथ कब हुई थी, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 4 नोबल ट्रूथ, ये जो त्रिरत्ना जो थे, 8 नोबल पाथ, फर्स्ट सरमन कहाँ पे हुआ था, ये सब जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा सब कुछ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। सो हम कल मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ जो है जैनिज़्म। कल हम जैनिज़्म को पढ़ेंगे। सो ऐसे ही हम अपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो होप आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।